नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स और बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी तस्वीरों के साथ। कल 5 अगस्त है और इस मौके पर लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हलचल रहने वाली है। पहली बड़ी खबर तो यह है कि कल अयोध्या में राम मंदिर के शिला पूजन का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या आएंगे। यहां सीएम रामलला के दर्शन करने के साथ साथ राम कथा पार्क भी जाएंगे और विशेष अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। तो दूसरी बड़ी खबर है कल समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। अखिलेश कल लखनऊ में साइकिल चलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एसपी की यह यात्रा बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर निकालने की है। तो अनामिका सिंह अयोध्या से मेरे साथ जुड़ गए हैं और ऋषभ मणि त्रिपाठी भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, आप अयोध्या पहुंच गई हैं और कल पहली सालगिरह वर्षगांठ। क्या जश्न, क्या तैयारी, क्या तस्वीरें? देखिए, इस वक्त अजय मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और उसी राम की पैड़ी के किनारे मौजूद हूँ जिसकी तस्वीरें हमने पिछले साल भी देखी हैं और अब वही यादें एक बार फिर से ताज़ा हो रही हैं जब 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए थे और मंदिर की आधारशिला रखी थी। उस वक्त जो नज़ारा था, जो उत्साह था, जो उल्लास था, कुछ वैसा ही लोग इस बार भी महसूस कर रहे हैं जहाँ पे साधु संतों में ज़बरदस्त उत्साह है। हालांकि कल के मौके को खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में मौजूद होंगे। करीब 12 बजे मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे और कल चूंकि शिलान्यास की पहली वर्षगांठ है, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत सैकड़ों परिवारों को यहां पर अन्न जो है वो भी वितरित करेंगे। इसी के साथ वो राम जन्मभूमि परिसर में भी जाएंगे। परिसर में जाने के बाद वहां पर खास पूजा पाठ का आयोजन रखा गया है। उसमें शामिल होने के बाद वो रामकथा पार्क में भी जाएंगे, संतों से मुलाकात भी करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल राम जन्मभूमि पर जाकर के जो राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे। यानी कि मंदिर का प्रगति कार्य कहां तक पहुंचा है ये जानना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा हालांकि इसके पहले भी कई बार जाते रहे वो पूजा पाठ करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, ये सारे कार्यक्रम हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण ये है। लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूं खुद को आपके पीछे की तस्वीरों को ज्यादा देखने से, और हमारे दर्शक भी देखना चाह रहे होंगे। जरा दिखाइए ना, कैमरे को घुमाइए ना, बहुत सुंदर तस्वीर है आपके पीछे। देखिए, इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ और राम की पैड़ी की खासियत ही यही है कि जिस वक्त आप सरयू के बिल्कुल ठीक सामने जो राम की पैड़ी बनाई गई है उस पर जो लाइटिंग का रिफ्लेक्शन होता है यही यहाँ की खूबसूरती है। और यही कारण है कि जब भी आपको पिछले साल की यादें भी ताज़ा आ रही होंगी कि जब इन्हीं बिल्डिंगों पर रामायण की तस्वीरों को चलाया जा रहा था और प्रोजेक्टर के जरिए प्रयास ये किया जा रहा था कि जो लोग भी यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए समझ सके कि भगवान रामचंद्र जी का जीवन काल किस तरीके का था। फिलहाल अभी भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पर लाल, हरी, नीली, सफ़ेद ये लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही हैं और सरयू का जो पानी है यानी कि राम की पैड़ी का जो पानी है वो उसे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खूबसूरती बेहद बढ़ जाती है अयोध्या की। और ये देखिए, अब जो लाइटिंग है वो रेड हो गई है, तो ये लाली जब पानी में उतरती है तो जरा अंदाजा लगे कि खूबसूरती की छटा कितनी ज्यादा बिखरती है। और शायद यही वजह है कि इन 1 सालों में मंदिर के शिलान्यास के बाद सरकार का फोकस मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या के डेवलपमेंट पर भी रहा। और यही वजह रही कि घाटों की खूबसूरती, घाटों की साफ सफाई, घाटों का सौंदर्यीकरण, इसके अलावा राम की पैड़ी पर साफ सफाई, इसके अलावा बाकी डेवलपमेंट से काम भी यहाँ पर चलते रहे, जिसका निरीक्षण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री वक्त वक्त पर यहाँ पर आते भी रहे। लेकिन कल चूंकि मंदिर के शिलान्यास की पहली वर्षगांठ है, लिहाजा मौका ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री इस मौके पर आ भी रहे हैं। करीब 3 घंटे मुख्यमंत्री अयोध्या में रहेंगे, राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे, साथ ही साथ संतों के साथ मुलाकात कर कुछ टिप्स भी देंगे मंदिर के निर्माण को लेकर, जो सुझाव है उनके, उन तस्वीरों को भी हम देखेंगे आपके जरिए निर्माण को लेकर। राइट अनामिका, लेकिन ऋषभ भी मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। ऋषभ, अयोध्या तो चमक रही है मगर कल तो अखिलेश यादव उतरेंगे साइकिल लेकर सड़क पर, कुछ और तस्वीर दिखाने। जी अजय, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। अभी रविवार को ही अमित शाह आए थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी की पीठ थपथपा के गए। उन्होंने साफ साफ ये अंदेशा दे दिया है, उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि 2022 की लड़ाई भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर होने वाली है। लेकिन अब इस लंबी लड़ाई का शॉर्टकट है जाति, तो उसी शॉर्टकट से शुरुआत कल समाजवादी पार्टी कर देगी। जनेश्वर मिश्रा की जयंती कल है। जनेश्वर मिश्रा, जिनको छोटे लोहिया भी कहा जाता है, ब्राह्मण फेस थे एक समय में,
समाजवादी पार्टी के, उनकी जन्मस्थली बलिया पे प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की जाएगी और राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साइकिल लेकर निकलेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि जनेश्वर मिश्रा पार्क भी जाएंगे। तो युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी, जो बेरोजगारी का मुद्दा बनाया जाएगा, जाहिर सी बात है युवाओं को उस मुद्दे पर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जनेश्वर मिश्रा की जयंती के बहाने ब्राह्मण वोट्स को टारगेट किया जाएगा। तो वहीं कन्नौज में जो साइकिल रैली निकलेगी उसको खुद डिम्पल यादव हरी झंडी दिखाएंगी, जिनको कन्नौज के लोग भाभी कल जी के नाम से पुकारते हैं। तो अयोध्या में कल राम नजर आएंगे और लखनऊ की सड़कों पर राजनीति। हम दोनों तस्वीरें आप दोनों के जरिए दिखाएंगे कल भी। इस वक्त आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण सम्मेलन से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीएसपी के सम्मेलन विरोधियों की नींद उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस कार्यक्रम पर नई शर्तें और पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। बीएसपी इसकी निंदा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में जनता बीजेपी को जवाब देगी। कार्यक्रमों की लगातार हो रही अपार सफलताओं की चर्चा पूरे देश भर के मीडिया में काफ़ी हो रही है, जिससे बीजेपी सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग करते हुए कल कासगंज के कार्यक्रम के बाद वहां बीएसपी के जिला पदाधिकारी व ब्राह्मण समाज के भी कुछ सम्मानित लोगों के खिलाफ जबरदस्ती केस दर्ज कर लिए गए हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने जातिगत द्वेष व अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ कोरोना नियमों का भी पूरे तौर से राजनीतिकरण कर दिया है। और ओपी राजभर की बीजेपी से मुलाकात पर एआईएमआईएम नाराज हो उठा है। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रभारी असीम वकार ने चेतावनी देते हुए संकल्प भागीदारी मोर्चे से दूर होने के संकेत दिए हैं। साथ ही कहा है कि अगर राजभर बीजेपी के साथ गए तो हम उनका भी विरोध करेंगे और उन्हें भी हराएंगे। शहनवाज भी हैं और मुख्तार अब्बास भी हैं और जफर इस्लाम भी हैं, तो वैसे भी जाएंगे। सर, जफर इस्लाम से, शहनवाज साहब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब का मिलान करना, ये हमारे पूरी पार्टी की और हमारे लोगों की बेइज्जती है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेइज्जती है। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इसको। दूसरी बात, मैं अपने कौम के लोगों को ये वचन दे रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ हैं। हम बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में हैं। बीजेपी के साथ जो भी खड़ा होगा वो हमारा राजनीतिक दुश्मन। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए आए हैं। राजभर साहब अपनी जाति को अपने सत्ता की बेदी पे चढ़ा सकते हैं। राजभर साहब सत्ता के लिए अपनी जाति के लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये वादा कर रहा हूं अपने लोगों से कि हम, हमारी तंजीम, पार्टी हमारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों के साथ न कभी धोखा करेंगे और न कभी किसी को हम लोग मुसलमानों के साथ धोखा करने की इजाजत देंगे। जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी में शामिल होने पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने सवाल उठा दिए हैं। रीता बहुगुणा के मुताबिक जितेंद्र बबलू उनके घर को जलाने के आरोपी हैं और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में जितेंद्र को पार्टी में शामिल करना समझ से परे है। रीता बहुगुणा जोशी ने साफ किया है कि इस मसले पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात करेंगी। जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी
और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। टोक्यो ओलंपिक में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी लगातार जुड़े रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं। आज भी उन्होंने सेमीफाइनल खेलने वाली महिला हॉकी टीम की कैप्टन और महिला बॉक्सर लवलीना से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया। टोक्यो ओलंपिक में खेलने गए खिलाड़ियों का हौसला पीएम मोदी लगातार बढ़ाते रहते हैं। कभी ट्वीट के जरिए तो कभी खुद फोन करके खिलाड़ियों की प्रशंसा करने में पीएम नहीं चूकते। बुधवार को पीएम मोदी ने फिर यही किया। पीएम मोदी ने ओलंपिक में सेमीफाइनल खेलने वाली महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल और टीम के कोच सोजर्ड मारीजने से बातचीत की। इस बातचीत में पीएम ने टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए कहा, महिला हॉकी टीम पूरी तरह से स्किल्ड है। सभी खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और सभी को अब आगे की ओर देखना चाहिए। जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। दरअसल बुधवार को हुए सेमीफाइनल के मुकाबले में महिला हॉकी टीम को अर्जेंटीना से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि महिला हॉकी में भारत की मेडल की उम्मीद अभी भी टूटी नहीं है। ब्रॉन्ज के लिए भारतीय टीम ब्रिटेन से 6 अगस्त को मुकाबला करेगी। पीएम ने बुधवार को महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल और टीम के कोच सोजर्ड मारीजने से बातचीत के अलावा महिला बॉक्सर लवलीना से भी बातचीत की। लवलीना सेमीफाइनल के मुकाबले में तुर्की की खिलाड़ी से तो हार गईं, लेकिन उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। बुधवार की बातचीत में पीएम ने लवलीना से फोन करके हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लवलीना का जन्म गांधी जयंती को हुआ है। गांधी जी ने अहिंसा की बात की है, लेकिन लवलीना अपने घूसों के लिए प्रसिद्ध हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने टोक्यो रवाना होने से पहले भी खिलाड़ियों से बातचीत की थी। निश्चित तौर पर पीएम मोदी का संवाद खिलाड़ियों को हौसला देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और हरिद्वार से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहां पर इंडियन हॉकी टीम की हार पर पटाखे फोड़े गए। आरोप है कि हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के पड़ोस में जमकर आतिशबाजी की गई, जिसकी सूचना वंदना के परिजनों ने पुलिस को भी दी। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और आरोपी को सिडकुल थाने ले गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ।